हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं पादपों में पोषण के बारे में। पादपों में पोषण, इस पाठ के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन दिखाई देगा, जिसके अंदर मैंने उस वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट रिवीजन के लिए आए हैं कि आपको कम समय के अंदर पूरे चैप्टर के बारे में पता लग जाए कि इस चैप्टर में है क्या, तो यू आर एट राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पादपों में पोषण के बारे में, समझते हैं डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा कंप्रेस फॉर्म में। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 6 के अंदर पोषण के बारे में जाना था बच्चों, कोई भी ऐसा जीवित प्राणी नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको पोषण की आवश्यकता ना हो। इस धरती के ऊपर जो भी पैदा हुआ इन द सेंस जीवित प्राणी है, ऑब्वियस सी बात है, उन सभी को बेटा पोषण की आवश्यकता होती है। उन सभी को जीवित रहने के लिए, अपनी दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि पोषण में हम कौन कौन सी चीजें लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेटा घटक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी हमारे भोजन के घटक होते हैं। साथ ही बेटा इसमें पानी भी आप डाल लेंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, ये सभी हमारे भोजन के घटक होते हैं। इनसे ही हमारा पूरा भोजन संपन्न होता है। यानी कि आप लोगों को कहा जाता है कि यू हैव टू टेक बैलेंस डाइट, आपको जो है ना अच्छा खाना खाना चाहिए, पोषक तत्व लेने चाहिए। यानी कि आपकी मम्मी जो कुछ भी घर में बनाए उसे हंसते हुए खाना चाहिए। वो बात अलग है कि हर चीज हर किसी को पसंद नहीं आती है, तो अगर आपको पसंद नहीं भी आती है तो भी वो खाना चाहिए, बेशक वो कम मात्रा में खाओ। तो हमेशा याद रखें कि अपने शरीर के अंदर किसी भी पोषक तत्व की कमी ना होने दें। अगर आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी हुई बेटा, तो आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फिर बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी मम्मा की बातें माने, जो कुछ भी वो बनाए तो टाइम पर वो खाते रहें, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ये जो भोजन के विभिन्न घटक हैं इनकी मात्रा में कमी ना हो। ये भोजन के जो घटक होते हैं बेटा, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इनको पोषक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर के पोषक हैं, यानी कि इनसे हमारे शरीर का पोषण होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर इनकी कमी हो जाए तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ये पोषक तत्व हमें मिलते कहां से हैं? ये पोषक तत्व मिलते हैं बेटा हमें पौधों से, जीव जंतुओं से। जैसा कि हमने क्लास 6 के अंदर छठी कक्षा के पहले पाठ में जाना था, पढ़ा था कि पोषण के आधार पर हमने जीवों को 3 वर्गों में बांटा हुआ है, मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी। शाकाहारी वो जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधों से प्राप्त चीजें खाते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो मांस खाते हैं बेटा, वो पौधों से प्राप्त चीजें नहीं खा सकते हैं, पचा नहीं सकते हैं, उनका शरीर उस हिसाब से नहीं बना है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं सर्वाहारी, तो वो मांस भी खा सकते हैं और साथ ही बच्चों वो फल, कंदमूल या फिर आप कह सकते हैं सब्जियां भी खा सकते हैं। तो आपने आसपास में बहुत सारे जीवों को देखा होगा जो विभिन्न तरह के पोषण के लिए पोषक तत्वों को खाते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि पोषण के बारे में हमने पढ़ा है कि चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे आपकी बात करूं, चाहे कुत्ते बिल्ली की बात करूं, मैं, हम सभी को बेटा पोषण की जरूरत होती है। और ये सभी पोषक तत्व हमें चाहे बेशक जीव जंतुओं से मिल रहे हो या पौधों से, लेकिन इनका जो मुख्य स्रोत है, यानी ऊर्जा का जो सर्वोच्च आप कह सकते हैं हमारा डेस्टिनेशन है, जहां से हमें ऊर्जा मिलती है बेटा, वो है पौधे। अब आप देखिए, चाहे मैं बात करूं शेर की, जीव जंतुओं की, दूसरों की जो सिर्फ मांस खाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो पेड़ पौधे खाते हैं? बताइए, क्या शेर पेड़ पौधे खाता है? सवाल उठता है ये, क्या शेर पेड़ पौधे खाता है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, शेर पेड़ पौधे खाता है। वो बात अलग है, सीधे तौर पे नहीं खाता है, वो घुमा फिरा के, यानी कि हमने बचपन में पढ़ा था कि कान चाहे ऐसे घुमाकर पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है, कान ही पकड़ने हैं। तो शेर भी पेड़ पौधे खाता है। कहोगे कैसे? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि जो शेर है वो किसको खाता है? गाय को, भैंस को, हिरन को, इन सबको खाता है। अब ये सब क्या खाते हैं? पेड़ पौधे। तो इन सभी के शरीर में पोषक तत्व कहां से मिले? पेड़ पौधों से। अब उसको किसने खा लिया? शेर ने। शेर को पोषक तत्व कहां से मिला? इन सभी से।
तो कहीं ना कहीं शेर को पोषक तत्व कहां से मिल रहा है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों से ही हमें ऊर्जा मिलती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। गाय से हमें दूध मिलता है बेटा, फिर दूध से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन दूध गायों से मिलता है, लेकिन गाय क्या खाती है? पेड़ पौधे से मिलने वाले सामान, घास फूस, भूसा या फिर तूड़ा, जो भी कुछ खाती हैं वो सब पेड़ पौधों से आता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हम बेटा पौधों पर ही निर्भर है। तो वही यहां पर एक लाइन कह रहा है, अतः हम कह सकते हैं मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी कह सकते हैं पौधों पर निर्भर है। बूझो जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। अब हमारी तरह वो रसोई में जाकर तो कुछ पकाते नहीं है, और हमारी तरह वो खाना भी नहीं खाते हैं, हमारी तरह मार्केट से खरीद कर भी नहीं लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पोषण चाहिए। तो सवाल उठता है कि पौधे अपना पोषण कैसे लेते हैं? ऐसे प्राणी बेटा जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी, और इस प्रकार के पोषण को कहते हैं स्वपोषण। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ऐसे पौधे या जीव जंतु, कुछ भी बोल सकते हो आप, हालांकि स्वपोषी दिखाने वाले सिर्फ पौधे ही होते हैं, कोई जीव जंतु ऐसा नहीं है जो स्वपोषी दिखाए, तो हम सिर्फ पौधे ही लिखे तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे आप कह सकते हैं जीव या पौधे कह सकते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किनकी की मदद से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, खनिज से, प्रकाश से, और साथ ही बेटा क्लोरोफिल से। क्योंकि हमें पता है पौधों के पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल, आपने डिटेल वीडियो में पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। तो इन सभी की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण तथा अन्य से, और इसके लिए वो अपने विभिन्न अंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो वही कह रहा है कि पोषण की विभिन्न विधियां होती हैं, सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना, उपयोग में लाना पोषण कहलाता है। यह पोषण की परिभाषा है। अब सवाल उठता है कि पोषण के लिए जो हमारे पास अलग अलग जीव विधियां दिखाते हैं वो क्या क्या है? तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाती है। यानी कि ऐसी विधि जिसके अंदर कोई भी जीव अपना भोजन खुद बना लेती है उसे हम कहते हैं स्वपोषी। और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, या ऐसे पादपों को क्या कहते हैं बेटा? स्वपोषी। समझ में आ गया? यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव या पौधा या पादप अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, और ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु और अधिकतर जो अन्य जीव हैं जो पौधों के अलावा है बेटा, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दिखा सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बेटा विषमपोषी। तो ये बात आपको याद रखना है, स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बना सके, विषमपोषी जो अपना भोजन खुद ना बना सके। अब सवाल उठता है कि जो पौधे हैं बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, जल की मदद से, खनिज लवणों की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, भला हम क्यों नहीं बना सकते? सवाल तो उठता है ना कि हम भोजन क्यों नहीं बना सकते, हम स्वपोषी पोषण क्यों नहीं दिखा सकते? स्वपोषी पोषण हम इसलिए नहीं दिखा सकते बेटा क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हमारे शरीर के किसी भी अंग में बेटा हरित लवक जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, इसकी वजह से उसे हरित लवक भी कहते हैं या क्लोरोफिल कहते हैं, वो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम होता है जितना भी प्रकाशीय ऊर्जा उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, उसके ऊपर गिरती है जितनी भी ऊर्जा, वो उसको रूपांतरित कर दे किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। ये काम किसका होता है? क्लोरोफिल का। और ये हमारे शरीर में पाया नहीं जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर ये रूपांतरण हो ही नहीं पाएगा, तो हम कभी भी बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं दिखा पाएंगे। तो वही कह रहा है कि पहेली जानना चाहती है कि पौधे हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको चाहिए होता है, हमारी तरह नहीं, मतलब उनको चाहिए होता है और हम छोड़ते हैं। तो कह रहा है कि पौधों की तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड, जल या खनिज की सहायता से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते? इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है। हम अपना भोजन, ध्यान से सुनेंगे, हम अपना भोजन इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब कोई पूछ ले क्लोरोफिल से क्या मतलब है? क्लोरोफिल हरे रंग के हरित लवक होते हैं जो रासायनिक पदार्थ है जो सिर्फ पौधों की पत्तियों और उनके तनों में पाया जाता है। वो बात अलग है कि जब पौधे बड़े हो जाते हैं पेड़, तो उनके तनों में वो नहीं पाया जाता है, सिर्फ उनकी पत्तियों में पाया जाता है। हाँ, मरुस्थलीय पौधे होते हैं कुछ जिनमें पत्तियों की कमी होती है, तो उनके तनों में भी हरित लवक पाया जाता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिनके अंदर हरित लवक पाया जाएगा वो प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का काम कर सकते हैं, वहीं पर हम नहीं कर सकते हैं। अब कहता है क्या कि पौधे की जो खाद्य फैक्ट्री है वो कहाँ है। हमें पता है पौधे की खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है। फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहाँ है, किसे कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा था डिटेल वीडियो में। क्या पढ़ा था? वो है पत्ते। पत्ते पौधों की खाद्य फैक्ट्री है, जहां पर बेटा भोजन तैयार होता है, जहां पर वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? ये भी अगला सवाल आता है। ये सभी अपने आप में प्रश्न है बेटा, तो आप उत्तर में देंगे नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके सभी अंगों में तैयार नहीं होता है, उनके उसी अंगों में तैयार होगा या उन्हीं अंगों में तैयार होगा जिन अंगों में बेटा हरित लवक पाया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आप लिखेंगे पौधे के उन्हीं भागों में भोजन का निर्माण हो सकता है जिन भागों में हरित लवक पाया जाए, चाहे वो है पत्ते, चाहे वो है तने या शाखाएं। तो वही कह रहा है कि ज्यादातर जो पेड़ होते हैं बेटा उनके पत्तों में ही पाया जाता है क्लोरोफिल, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल के द्वारा होती है और वो पत्तों में पाया जाता है तो पत्ते ही दिखाते हैं, इसलिए फूड फैक्ट्री जो है वो पत्ते ही कहलाते हैं। केवल कुछ विशेष अंगों में ही होता है क्या? हाँ, कुछ विशेष में ही होता है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्रियां किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पादप को परिवेश से कच्ची सामग्रियों के लिए अलग अलग अंगों पर निर्भर रहना पड़ता है। जड़ द्वारा वो जल का अवशोषण करते हैं बेटा। जल के अवशोषण के ड्यूरेशन में, उसी दौरान वो जल की सहायता से जो मिट्टी में घुले हुए पोषक तत्व होते हैं उनको भी अवशोषित कर लेते हैं। तो पौधों द्वारा अवशोषण की जो प्रक्रिया है मुख्यतः पानी और खनिज लवण की, वो जड़ निभाते हैं, यानी जड़ करते हैं अवशोषण। वहीं पर उनको जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चाहिए होती है वो पत्तियों में उपस्थित जो छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वो करते हैं। वो भी हम जानेंगे। तो वही कह रहा है क्या कि खाद्य फैक्ट्री तक यानी कि पत्तों तक या फिर शाखाओं तक कैसे पहुंचते हैं ये पदार्थ। तो आज हम आगे बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में। हमने जाना था कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो है फैक्ट्री कहा जाता है, वहीं पर पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। जड़ जो है वो अवशोषण की प्रक्रिया दिखाते हैं। पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो है बेटा वो तनों का होता है। कोई अगर पूछे कि पत्तियों तक पोषक तत्व कैसे पहुंचता है, यानी खनिज लवण या जल कैसे पहुंचता है, तो आप कहेंगे तनों के माध्यम से। पत्तियों के सतह पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश का काम करती है। अब यहां पर छोटा सा एक आपको डिटेल में समझने के लिए कोशिकाओं के बारे में दिया गया है। कोशिकाएं छोटी छोटी जो है वो संरचना होती है। हमारे शरीर या कोई भी जो जीवित प्राणी है बेटा, उसके शरीर की संरचनात्मक इकाई जो है वो कोशिका है, बल्कि क्रियात्मक भी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है? कोशिका। अगर हमारे शरीर में कोशिका नहीं होगी बेटा तो हमारा शरीर विभिन्न कार्यों को नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखें कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। तो वही कह रहा है कि आपने देखा होगा हमारी जो इमारतें होती हैं वो ईंटों से बनती है और सभी जीव जो है शरीर की सूक्ष्म इकाई जो है वो कोशिका है। अब कोशिका के भी अलग अलग भाग होते हैं बेटा। कोशिका जो बाहरी भाग होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के अंदर वाला जो हिस्सा होता है बेटा वो कोशिका द्रव्य होता है। बीच वाला जो हिस्सा ये दिखाई दे रहा है उसे केंद्रक कहते हैं, जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करती, चलाती है, संचालन करती है। अब कहते हैं क्या कि पौधों के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे से रंध्र, जिनको हम कहते हैं क्या? स्टोमेटा। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टोमेटा, जो कि कोशिका के द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। अब आपको यहां पर वर्ड आना था द्वार कोशिका, इसीलिए आपको कोशिका के बारे में बताया गया है। द्वार कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रंध्र के चारों तरफ फैली होती हैं, जो रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करती हैं। जैसा कि बच्चों आपने किस में देखा होगा, मूवीज वगैरह में, या फिर किसी अपार्टमेंट के बाहर वॉचमैन को देखा होगा जो दरवाजे खोलने और बंद करने का काम करते हैं, या फिर आपके स्कूल के भी वॉचमैन को, या फिर आपने अपने स्कूल के जो क्या बोलते हैं चौकीदार हिंदी में, तो उनको देखा होगा। तो वो क्या काम करते हैं? गेट खोलने का। कोई जो स्कूल के टीचर आते हैं तो वो गेट खोलते हैं फिर बंद करते हैं। तो ऐसे ही काम करते हैं द्वार कोशिकाएं भी। ठीक है, फिर द्वार कोशिकाएं जो है
वो छिद्र को ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं और इस प्रकार से हवा का आदान प्रदान होता है। पौधे में नलिकाएं होती हैं बहुत सारी, जिन्हें कहते हैं बेटा वाहिकाएं। तो वही कह रहा है कि जो खनिज लवणों को, खनिज लवण जो नीचे से अवशोषित होते हैं उनको पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। जड़ तथा तना शाखाएं पत्तियों तक फैली होती हैं जो पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। वाहिकाएं जो है एक सतत प्रक्रिया है, कहीं पर बीच में टूटी नहीं होती है बेटा, लगातार प्रक्रिया है जो चीजों का स्थानांतरण करने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। पत्तियों के अंदर हरा वर्णक पाया जाता है, हरा लवक पाया जाता है, वो हरा वर्णक बेटा क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल एक केमिकल होता है जो सिर्फ पौधों की पत्तियों में और तनों में पाया जाता है, हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, जो मुख्यतः हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल हमेशा सूर्य की ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की मदद से, यानी कि जल आदि की मदद से। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि बेटा ये प्रकाश के द्वारा संश्लेषित होती है, यानी कि प्रकाश अगर ना हो तो संश्लेषण प्रक्रिया ना हो। यानी कि कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि पौधों को अगर धूप में ना रखा जाए तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगी, और जब पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो पौधे मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही वो अपना भोजन बना पाते हैं। अब उस प्रक्रिया में उन्हें जरूरत किस चीज की होती है? कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी जरूरत होती है? तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बेटा, जल चाहिए, और कह सकते हो खनिज लवण चाहिए। ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये अद्वितीय प्रक्रिया है, इसको कभी भी किसी भी तरीके से कोई और तरीका लगाकर नहीं कराया जा सकता है। अगर ऐसा कराया जा सकता बेटा तो हम मरे हुए पौधे को भी जिंदा कर पाते। तो वही कह रहा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ पौधों में होती है, हमारे फैक्ट्रियों में भी हम इसे नहीं करा सकते, यानी ये अपने आप में एक अद्वितीय यानी यूनिक प्रक्रिया है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पौधों के लिए, चाहे जीव जंतुओं के लिए, ऊर्जा को अगर हम देखें तो वो सतह पर आते वक्त, यानी कि कह सकते हो अगर हम ग्राउंड लेवल से चेक करें, एकदम बॉटम से चेक करें, देखो मैंने कहा कि मुझे चाहिए ऊर्जा, मुझे चाहिए क्या? पोषक तत्व। तो मुझे किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? मुझे रहना पड़ेगा पेड़ पौधों पर, ठीक है, जीव जंतुओं पर, ठीक है। अब सवाल उठता है कि पेड़ पौधों को भी तो चाहिए पोषक तत्व, तो उनको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? प्रकाश पर। यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा ना हो तो हमारे आसपास में ऊर्जा ही ना हो। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब सूर्य का प्रकाश हो। तो वही कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल जो कोशिकाएं होती हैं, ये सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित ऊर्जा होती है उसको तब्दील कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आदि को लेकर कार्बोहाइड्रेट में। अब सवाल उठता है कि क्या इस प्रक्रिया में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बनते हैं, कोई और पोषक तत्व नहीं बनते क्या? बनते हैं बेटा, और भी पोषक तत्व बनते हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। सो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का जो प्रकाश है उसके साथ क्लोरोफिल, ये आपस में जुड़ते हैं और तैयार करते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेटा निर्मित होता है और हमारे वातावरण में फैल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश की संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मिलता है वो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए पौधे के बारे में हमें सोचना चाहिए, पौधे के विकास के बारे में हमें सोचना चाहिए, पौधे के रख रखाव के बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर हम पत्ती के बारे में देखें तो पत्ती है ये, और बेटा आपको पता है कि पत्तियों के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो ये उसी की संरचना के बारे में बताया गया है कि आपको ये छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा अंग यहाँ पर, जो कि दो कोशिकाओं के बीच में खुला हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो दो कोशिकाओं के बीच में ये खुला हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे कहते हैं रंध्र। यहीं से बेटा आदान प्रदान होता है गैस का, यानी यहीं से जो है वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और यहीं से जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, और इस प्रकार से गैस का एक्सचेंज होता है। इतना ही नहीं बेटा, बल्कि यहाँ से जब जल की मात्रा पत्तियों में अधिक हो जाता है तो उसे वो बाहर निकाल देती है, यानी जिसे आप कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन, वो भी यहीं से होता है। अब पत्तियों के अंदर पाया जाता है बेटा छोटा सा छेद वाला हिस्सा, जिसे आप कहते हैं रंध्र यानी स्टोमेटा, जिसके चारों तरफ कोशिका होती है, जिसे आप कहते हैं रंध्री कोशिका
या फिर आप कह सकते हैं द्वार कोशिकाएं, जो कि रंध्री कोशिका या जो द्वार कोशिकाएं हैं वो रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करती है। अब पौधे ने अपना भोजन बना लिया, पौधे अपना भोजन बनाने के बाद उसे कहीं तो स्टोर करेंगे, किसी तरीके से तो रखेंगे। अब आपने घर में खाना बनाया, उसको फ्रिज में रख दिया या बर्तनों में ढककर रख दिया, शाम को खाना है, दोपहर को खाना है, कभी भी आप निकालोगे और खा लोगे, ऐसा ही कुछ होता है। ऐसे बेटा अपना भोजन पौधे भी बनाते हैं जिनको वो रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने तो देख लिया कि रात में पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो रात में तो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, दिन में ही खाना बना लेते हैं, यानी दिन में ही वो अपना कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं बेटा, स्टार्च के रूप में उसे वो उपस्थित कर लेते हैं अपने विभिन्न अंगों में, चाहे वो फलों में हो, चाहे वो उनके पत्तियों में एकत्रित हो जाए, यानी वो विभिन्न अंगों में उसे स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो समझ सकते हो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सम्मिलित रूप है। कार्बोहाइड्रेट जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो स्टार्च बन जाता है बेटा। यही चीज आपने आलू में भी देखा होगा। आलू कभी कभी आपको लाल कलर के या नीले कलर के आलू भी आ जाते हैं जिनका छोटा सा हिस्सा नीला सा दिखता है। अगर उसकी सब्जी बनाई जाए तो वो कड़ा कड़ा सा हो जाता है, थोड़ा टाइट सा हो जाता है, तो वो आपका स्टार्च होता है। जरूरत से ज्यादा जब कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो जाता है तो स्टार्च बन जाता है। समझ में आ गया। अब कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो चित्र है वो कैसा बनेगा। हो सकता है बेटा इसको आपको बनाने के लिए स्कूल में दिया जाए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दिखाने के लिए स्कूल में दिया जाए, या फिर इसके ऊपर बोला जाए चार्ट बनाओ या मॉडल बनाओ, तो कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है। समझा देता हूं मैं आपको। मिट्टी के अंदर वाला जो हिस्सा होता है बेटा, जिसे आप जड़ें कहते हैं, ये मिट्टी के अंदर वाला हिस्सा कहलाता है आपका मूल तंत्र या फिर जड़ तंत्र। हमारे पौधे के हमेशा दो तंत्र होते हैं, एक मूल तंत्र होता है बेटा, एक आपका ऊपर वाला होता है जिसे आप कहते हैं पष्ट तंत्र। ये जो दो अलग अलग तंत्र है, यानी कि आप इसे मोटे तौर पर 6th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। हमारे दूसरे चैनल के ऊपर वो 6th क्लास का वीडियो अपलोडेड है, आप डिटेल में समझना चाहते हो तो वहां पर विजिट कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये पौधे का सरफेस है, यानी मिट्टी का वो हिस्सा जिसके नीचे जड़ें हैं, उसके ऊपर दूसरा हिस्सा है। इसमें आपका फल फूल इत्यादि सभी आ जाते हैं। तो जड़ों द्वारा क्या होता है, छोटे छोटे जो यहाँ पर बेटा जल के कण होते हैं, खनिज लवक होते हैं, उनको ये अवशोषित करते हैं। इनके अवशोषण में बेटा कवक मदद करते हैं। कवक, क्या बोल रहा हूँ, कवक, ध्यान से सुनना, कवक के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो वो यहाँ से अवशोषित होते हैं, पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों पर जाने के बाद यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। क्लोरोफिल बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और कह सकते हो जल की मदद से भोजन तैयार कर लेते हैं, और इससे मिलती है बेटा हमें ऑक्सीजन गैस, जो कि इससे उत्सर्जित होकर बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से याद रखना है हमें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इन सभी चीजों की जरूरत हमें होती है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे टेस्ट करें कि किसी चीज के अंदर जो है वो क्लोरोफिल है या नहीं है। तो बुझो वही कहता है कि उसने ना कई तरह के रंग बिरंगे पत्ते देखे हैं। कभी उसने बैंगनी देखे, लाल देखे हैं, भूरे रंग के भी देखे हैं और हरे भी देखे हैं, थोड़े पीले भी देखे हैं। अब वो सवाल उठता है उसके दिमाग में, वो ये जानना चाहता है कि क्या ये विभिन्न रंग की जो पत्तियां हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाती हैं। अब सवाल तो वही फिर से आ गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या ये दिखाती हैं? सोचिए बताओ। बिल्कुल हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेटा अन्य रंग की पत्तियां भी दिखाती हैं। बस होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमेशा क्लोरोफिल की जरूरत होती है, और ये याद रखे बेटा क्लोरोफिल का रंग हमेशा हरा ही होगा, लाल पीला नीला नहीं हो जाता है। बस होता क्या है कि उसके अंदर, उस कह सकते हो पत्ते के अंदर जो लाल रंग का है या जो भूरे रंग का है या जो बैंगनी रंग का है, उसके अंदर हरित लवक की मात्रा या तो कम है, या फिर जो दूसरे वर्णित रंग के जो कण हैं, यानी दूसरे जो रंग के कण हैं जैसे लाल रंग, बैंगनी रंग, उनकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है। जिससे होगा क्या, जिससे उसमें जो हरा रंग होता है वो दब जाता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि पत्तियों का कलर हरा ही होना चाहिए, पर यह याद रखना हरित लवक हरा ही होता है और वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दिखाता है। बाकी कोई भी रंग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दिखाता है। बस जिस रंग का वो पौधा दिख रहा है या जिस रंग की जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं वो इस वजह से है क्योंकि उसमें वो रंग जरूरत से ज्यादा है जो हरे रंग को ढक दे रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहां पर हो रही है पर आपको वो हरा रंग दिख नहीं रहा है। वही कह रहा है क्या कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं फिर भी वो प्रकाश संश्लेषण दिखाते हैं। मरुस्थलीय पौधे की बात करें बेटा तो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। उनकी जो पत्तियां होती है बेटा वो नुकीली होती हैं
साथ ही उनके शाखाओं पे कांटे पाए जाते हैं, जिससे कि वहां का सरफेस एरिया यानी वहां का जो क्षेत्रफल है वो कम हो सके और पौधों से वाष्प का उत्सर्जन कम हो सके, क्योंकि मरुस्थलीय इलाके में वैसे ही पानी की कमी होती है, और जब पानी की कमी होगी बेटा और उसके अंदर पौधे से भी पानी ज्यादा निकल जाएगा तो पौधे जिंदा कैसे रहेंगे। इसीलिए बेटा मरुस्थलीय पौधे की जो शाखाएं होती हैं मोटी होती है। जैसे कि आप कैक्टस की बात करो, उनके शल्क होते हैं और सूल होते हैं, यानी कि आप कांटे कह सकते हो, कांटे होते हैं। और उनकी खास बात क्या होती है बेटा, उनके पत्तों के साथ साथ तने भी उनके हरे होते हैं। आप पूरा का पूरा अगर मान लो कैक्टस की बात करो, कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा, तो पूरा का पूरा जो कैक्टस होता है बेटा वो हरे कलर का होता है। उसमें कोई पत्ते वत्ते आपको नहीं दिखते, बस वो पूरा का पूरा अपने आप में ही जो तने वने होते हैं वो सब हरे कलर का होता है और उस पर कांटे पाए जाते हैं। कांटे दो वजह से पाए जाते हैं। एक तो क्या होता है, पानी का नुकसान कम हो, जिससे क्या होता है कांटे एक कह सकते हो क्षेत्र बना लेते हैं, जिससे कि वहां पर गर्मी कम पहुंचती है और पानी का नुकसान कम होता है। दूसरा, क्योंकि वो पौधे ऐसे इलाके में होते हैं जहां पर दूसरे पौधों की कमी होती है, तो उनको कोई खा ना ले, इसीलिए उनके ऊपर कांटे होते, जिससे कि कोई जीव उन्हें खाने की कोशिश करे तो उनकी जीभों में वो चुभ जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो है वो बदलाव किया है। यहां पर हमने एक क्रियाकलाप करने की कोशिश की थी बेटा, जिसमें हमने जाना था कि आयोडीन की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी पौधे के अंदर हरित लवक है या नहीं है। जब आप कभी भी किसी भी पौधे के पत्ते को या पौधे को, पूरे के पौधे को आप समझ लीजिए, 3-4 दिन के लिए अंधेरे में रख दोगे तो उसके पौधे का जो पत्ता है, यानी उस पौधे का पत्ता जो है वो थोड़ा सा पीले कलर का हो जाएगा, यानी उसमें हरित लवक की कमी हो जाएगी, वहां पर उसका जो पोषण है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें हरित लवक की कमी की वजह से वो थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा, थोड़ा सा पीला हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम टेस्ट कैसे करें। तो कहीं कहीं पर वो पीला होगा बेटा, कहीं कहीं पर हरा होगा। आपको क्या करना है, उस पौधे को बाहर लाना है, उजाले में लाना है, ठीक है, और उसमें क्या करना है, आयोडीन का टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि जहां जहां पर आपको थोड़ा डार्क नीला मिल जाए कलर या काला मिल जाए, वहां पर बेटा आपका स्टार्च या आपका क्लोरोफिल है, यानी जो आपने पढ़ा था ना ऊपर मंड है। और अगर नीला नहीं पड़ता है या डार्क काला नहीं पड़ता है तो समझ लीजिए वहां पर मंड की कमी है। यह हमने यहां पर एक्टिविटी करते हुए समझा था, जाना था। तो वही कह रहा है क्या कि इस टेस्ट को आप कर सकते हो, समझ सकते हो। वही कह रहा है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंगों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु इन पत्तियों के जो रंग होते लाल, भूरे या अन्य, वो हरित लवक को प्रच्छादन कर देते हैं, यानी ढक देते हैं। अब हम बात करेंगे शैवालों के बारे में। शैवाल क्या होते हैं? आपने बेटा शैवाल वर्ड तो हो सकता है सुन रखा हो या नहीं भी ना सुना हो सकता है कि नहीं भी सुना होगा आपने शैवाल के बारे में। शैवाल नहीं सुना होगा, लेकिन आपने बेटा काई के बारे में सुना होगा। काई देखा होगा आपने, नदी नालों के किनारों में हरे हरे कलर की संरचना जैसी कुछ दिखाई देती है, जो पौधे नहीं होते हैं बट कह सकते हो बाल जैसी कुछ संरचना होती है, फैल जाती है वो भी बेटा हरे रंग के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, वो भी हरे रंग के होते हैं, इस पे मैं फोकस कर रहा हूं। यानी उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जो बेटा दीवारों पर, तालाबों में, ठहरे हुए जलाशयों में अधिकतर आपने देखा होगा। बहते पानी में काई नहीं लगती है, नदियों के बीच में कभी काई लगते हुए नहीं देखा होगा बेटा। किनारों पर जो पानी अटक जाता है, रुक जाता है, वहां पर आपने काई लगते हुए देखा होगा। तो काई बेटा यानी कि शैवाल अपने आप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाते हैं, ये ध्यान रखना। तो वही कह रहे हैं क्या कि इनका रंग भी हरा होता है, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये बेटा डिफरेंट पत्तों के जो रंग हैं वो दिखाए गए हैं कि पत्तों का रंग जरूरी नहीं हरा ही हो, अन्य रंग के पौधे भी प्रकाश संश्लेषण दिखाते हैं। अब सवाल उठता है कि कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं क्या पौधे? बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए बेटा उन्हें जरूरत होती है किसकी? उन्हें जरूरत होती है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। जब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ते तब बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट। पर इसका मतलब ये ना समझे कि वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं, वो बेटा प्रोटीन भी बनाते हैं। अब सवाल उठता है प्रोटीन क्या है? तो कहते हैं क्या कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो प्रोटीन वाली चीजें भी बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अतः हम कह सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी उन्हें जरूरत होती है, जिससे कि वो प्रोटीन बना सके। ऐसे बेटा और भी चीजें वो बनाते, जैसे वसा भी तैयार करते हैं। हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर 78% में है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर 78% में नाइट्रोजन है, 21% में जो है बेटा वो ऑक्सीजन है।
अब इतनी मात्रा में नाइट्रोजन होने के बाद भी पौधे नाइट्रोजन को रंध्र के द्वारा अवशोषित नहीं कर सकते जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन बेटा वो उस रंध्र के द्वारा नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते। और यही वजह है कि खुले वातावरण के नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पाते हैं और उन्हें जड़ों से नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जिसके लिए आप या तो उनमें खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, या फिर उनकी जड़ों में बेटा विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो उनके लिए नाइट्रोजन तैयार करने का काम करते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि कुछ मिट्टी के अंदर जो है विशेष प्रकार के, यहां पर लिखा हुआ है, गौर से देख लो आप, मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी नाइट्रोजन की यौगिक में परिवर्तित करके मृदा में मिला देते हैं या मृदा के अंदर उसकी मुक्ति कर देते हैं या फिर निर्मुक्त कर देते हैं, यानी उसमें मिक्स कर देते हैं वो, जिससे कि जब पानी उसको दिया जाता है, यानी पौधे को पानी दिया जाता है, तो जल में बेटा वो नाइट्रोजन मिल जाता है, घुल जाता है और जड़ों द्वारा वो बेटा अवशोषित हो जाता है। जब कभी भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधे नाइट्रोजन पूरी तरीके से अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से किसान उन्हें खेतों के अंदर उर्वरक या खाद डालते हैं। बेटा आप लोगों ने भी देखा होगा, गमलों में अगर हम कोई पौधे लगाते हैं तो उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसके लिए बेटा हमें पानी डालना पड़ता है, उसमें हम गोबर डालते हैं और अन्य बहुत सारी चीजें उपयोगी जो है वो डालते हैं, जिससे कि उनकी जो मांग है उसकी पूर्ति की जा सके। समझ में आ गया? इसके पश्चात जितने भी संघटक तैयार होते हैं वो आसानी से कर पाते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब बना पाते हैं। अब कहता है क्या पादपों में पोषण की कुछ और भी विधियां हैं? क्या सभी पौधे बेटा एक जैसे पोषण की विधि दिखाते हैं, स्वपोषी दिखाते हैं? नहीं, सभी पौधे पोषण के लिए स्वपोषी विधि नहीं दिखाते। कुछ ऐसे भी पौधे पाए गए हैं बेटा जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है, जिनके आसपास के वातावरण में पूरे पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, वो आपके कहलाते हैं विषम पोषी पौधे। चाहे तो वो उसके लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं या फिर अन्य पौधों पर। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं बेटा विषम पोषी पौधे, जो अपने पोषण के लिए या तो दूसरे पौधे पर निर्भर रहे या फिर बेटा वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहे। अब वही कह रहा है क्या कि यहां पर आप देख सकते हो एक पेड़ है जिसके ऊपर ये पीली पीली कुछ बालों जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिसने पूरे पेड़ को ढक दिया है। ये जो बेटा पेड़ है ये है बेटा परपोषी पेड़ है, परपोषी। याद रखेंगे, पेड़ को परपोषी क्यों कहा? क्योंकि पेड़ दूसरे पौधे को पोषण दे रहा है, यानी ऐसे किसी भी जीव को परपोषी कहा जाएगा जो दूसरे जीवों को पोषण देगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है वो मच्छर को अपना खून देते हैं, मतलब बांटते नहीं है, वो चूस लेता है हमसे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मच्छर हमारा खून चूसता है। तो मच्छर परपोषी हुआ या हम हुए परपोषी, क्योंकि हमने मच्छर को पोषण दिया तो हम हुए परपोषी, यानी दूसरे का हमने पोषण किया। ऐसे बेटा कहता है क्या कि आम का पेड़ परपोषी होगा और अमर बेल को वो पोषण देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वही कह रहा है अमर बेल एक ऐसा बेल होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है बेटा, वो क्लोरोफिल से वंचित होता है, जिसकी वजह से वो अपना पोषण दूसरे पौधे से लेता है, यानी परपोषी से। और ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों से पूरी तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं। खुद कुछ बनाते बनाते नहीं है, पूरा पोषण उसी से प्राप्त करते हैं। हम अन्य जंतुओं के नाम जानते हैं, जैसे बेटा खटमल हो गया, मच्छर हो गया, जूं हो गया, जोंक हो गया, ये सब बेटा परजीवी है, क्योंकि अपने आसपास के वातावरण से वो पोषण कुछ चूस कर प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए इन्हें परजीवी कहा जाएगा। अब कहते हैं क्या कि कोई ऐसा पौधा भी है बेटा जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? हाँ, पादपों को हमने ऐसा नहीं देखा जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, लेकिन दूसरे जंतुओं को हमने देखा है। ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं बेटा जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, कीटों को खाते हैं। उन्हें कहा जाता है कीट भक्षी। वो कीटों को पकड़ते हैं, उनका रस चूसते हैं और बस उगल देते हैं। अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य तो होगा कि सच में ऐसे पौधे पाए जाते हैं। तो आ जाइए इधर चित्र पर। चित्र में आप देख सकते हैं बेटा, लिखा हुआ है चित्र संख्या 1.6 घटपर्णी, यानी पिचर पादप, यानी कि घड़े जैसी संरचना का ये पौधा होता है, जिसमें कोई घड़ा वड़ा लटकता नहीं है। इनके जो पत्ते होते हैं बेटा वो इसी घड़े नुमा आकार में बदल जाते हैं, यानी मॉडिफाई हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई अंग नहीं होता जो अलग से उग जाता है, ये पौधे के पत्ते ही होते हैं जो ऐसे शेप में बदल जाते हैं।
उसका एक हिस्सा ढक्कन बन जाता है। जब भी कोई भी जीव इसकी ये खुशबू छोड़ते हैं बेटा, जब भी कोई भी जीव इनकी खुशबू से आकर्षित होते हैं तो वो जीव इसके अंदर चले जाते हैं। इसके शरीर के चारों तरफ जो है बेटा हिस्सा, उसमें छोटे छोटे से कांटे जैसी संरचना होती है, जिसे बेटा कहते हैं रोम। अंदर की तरफ होता है, बाहर नहीं होता, बाहर चिकना होता है, अंदर की तरफ रोम जैसी संरचना होती है। जैसे ही कोई भी जीव इसके अंदर जाता है तो वो उन रोमों से टकराता है, उलझ जाता है, फंस जाता है, या फिर बेटा रोमों से टकराने की वजह से इसके अंदर संवेदना उत्पन्न होती है और ये अपने ढक्कन को बंद कर लेता है। जैसे ही वो ढक्कन बंद करता है तो सभी जीव जो इसके अंदर गए होते हैं वो फंस जाते हैं। इसके अंदर फिर पाचक रस का स्रावन होता है, स्रावित करता है ये। पाचक रस से वो कीट पच जाता है और बस उसके पोषण को प्राप्त कर लेता है, मतलब ये पौधा। अब कहता है क्या कुछ ऐसे भी पौधे पाए गए हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पौधे को कीटभक्षी पौधे कहते हैं या कीटभक्षी पादप कहते हैं। एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे बेटा, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी, साथ ही पीचर प्लांट भी। अब कहता है क्या कि ऐसे पौधे क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या तो बहुत कम दिखाते हैं या दिखाते ही नहीं है। मतलब उनको सारा पोषण जड़ों से नहीं मिलता है, जड़ें सिर्फ उनको पकड़ने के लिए होती है, जैसे कि वो एक जगह खड़े रह सके, यानी कि उनको ताकत देने के लिए होती है, लेकिन पोषण उनको जड़ों से नहीं मिलता, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहां पर मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है या फिर अम्ल या क्षार की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही इनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा भी कम पाई जाती है, जिसके चलते ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये होते हरे कलर के हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि इनके अंदर बिल्कुल भी होता ही नहीं है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है पर मात्रा कम होती है, क्योंकि इतना ज्यादा ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ज्यादातर हिस्सा जो होता है पोषण का वो पौधों के अलावा, यानी कि उनकी विधि के अलावा कीटों से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं मृत जीवी के बारे में। कुछ आसपास में हमारे ऐसे भी जीव पाए जाते हैं बेटा जो कोई मरी हुई चीजों से या फिर गली सड़ी चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें कहा जाता है मृत जीवी। जैसे आपने देखा होगा बेटा, बारिश के दिनों में लकड़ी के ऊपर छत्रक उग जाते हैं, मशरूम जैसी, जिसे आप सांप का छत्ता कहते हैं, ऐसी कुछ संरचना सी उग जाती है। वो जो संरचना उग रही है ना वहां, वो है आपका मृत जीवी, क्योंकि वो सड़ी गली मरी हुई चीजों से अपना पोषण प्राप्त कर रही है। तो वही कह रहा है कि वर्षा के दिनों में आपने वृक्षों के ऊपर गली हुई सड़ी हुई टहनियों के ऊपर, तनों के ऊपर, छालों के ऊपर जो है ऐसी कुछ गुच्छे जैसी संरचना देखी होगी, जिसे आप कहते हैं मशरूम। तो वही कहता है, बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और अन्य प्राणियों के सामने या समान वो मुख से क्यों नहीं खाते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा इनमें उपस्थित होती है या नहीं होती है, तो ये सब हम चर्चा करेंगे। अब कहता है क्या कि इनमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती है। जैसे आप मशरूम को देखकर ही कह सकते हैं बेटा कहीं हरा रंग इसमें नहीं दिख रहा है, तो क्लोरोफिल की इसमें कमी होती है, इसलिए अपना भोजन ये प्रकाश संश्लेषण से कतई नहीं बना सकते। जबकि हमने ऊपर कीटभक्षी में पढ़ा था कि कुछ हिस्से पौधे के हरे होते हैं जहां से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बट वहां पर वो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। किसी भी पोषक तत्व की कमी हो पर कमी होती है, जिसकी वजह से वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। यहां पर है हमारे पास क्रियाकलाप 1.2, जिसमें कहता है क्या कि आप जो है वो ब्रेड का टुकड़ा लो और ब्रेड के टुकड़े को लेकर 2-4 दिन उसको नम करके छोड़ दो, हवा के अंदर खुले में छोड़ दो, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर कुछ रुई जैसी संरचना आ जाती है। वो रुई जैसी संरचना कवक या फंजाई कहलाती है। वो कवक और फंजाई जो है वो गली सड़ी चीजों के ऊपर उगते हैं। ये कवक और फंजाई के जो बीज होते हैं बेटा वो पूरी हवा में हर जगह फैले होते हैं, बस जहां पर उनको उचित वातावरण मिलता है, उचित माहौल मिलता है, वहीं पर वो पनपने लगते हैं, वृद्धि विकास करते हैं और कई कवक को पैदा करते हैं, जिससे कि उनका पूरा परिवार तैयार हो जाता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ रुई जैसी संरचना दिखाई दे रही है जो कि कवक है। ये मरी हुई, गली हुई, सड़ी हुई चीजों से अपना पोषण लेते हैं। ऐसे पोषण की विधि को हम मृतजीवी पोषण विधि कहते हैं या मृतजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो मरी हुई चीजों से अपना पोषण लेते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं, यानी कि ऐसे जीवों को हम मृतजीवी कहते हैं। ऐसे जीव हमारे लिए फायदेमंद भी और नुकसानदेह भी। फायदेमंद ये है बेटा कि ऐसे जीवों से हमें जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, साथ ही दवाइयाँ आदि भी बनती हैं, मिलती है। और हमारे लिए नुकसानदेह ऐसे है क्योंकि ये हमारे जो आसपास के अचार, चमड़े, कपड़े आदि को खराब कर देते हैं, यानी उनके ऊपर अगर ये लग जाए तो उनके रंग को, उनकी बनावट को, उनकी ताकत को खत्म कर देते हैं।
तो वही यहाँ पर कह रहा है कि पहेली के पास एक जूता था, उसने क्या किया, बारिश के दिनों में कहीं रखा और बहुत ओकेजनली, बहुत ही अवसरों पर वो पहनती थी। कई दिनों तक रखे होने की वजह से वहां पर कवक लग गए और कवक से उसके जूते खराब हो गए। ऐसे बूझों के दादाजी ने भी बताया कि उनकी जो फसल थी एक बार कवक के द्वारा खराब हो गई थी। अब आता है हमारे पास सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध ऐसे संबंध को कहते हैं बेटा जहां पर दो जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखा जाए तो पेड़ पौधे और हम लोग भी जो है वो सहजीवी संबंध ही दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो हम जो है वो ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी जरूरत है, ये पौधों की जरूरत है। सभी जीव अगर पृथ्वी के ऊपर से विलुप्त हो जाएं, सभी जीव मर जाएं बेटा, तो पौधे भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि पौधों को जीवित रहने के लिए, अपना भोजन तैयार करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, और यानी कि कार्बोहाइड्रेट वो पोषण के तौर पर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण दिखाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, यानी कि CO2 की जरूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वातावरण में CO2 होगा नहीं तो क्या पौधे रह पाएंगे? नहीं, पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। तो एक तरीके से हम भी जो है पौधों के साथ सहजीवी संबंध ही दिखाते हैं। सहजीवी संबंध होता क्या है? जब कभी भी एक जीव अपना कुछ हिस्सा दूसरे जीव को दे और दूसरा पहले जीव को दे तो उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी कि एक रहने का आवास या फिर कच्ची सामग्रियां दे और दूसरा जो है बेटा बना बनाया भोजन दे तो उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर भी होता है, मम्मियां खाना बनाती हैं, पापा जो है कच्चे सामग्री लाते हैं, तो ये भी सहजीवी संबंध है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से है बेटा एक शैवाल तथा दूसरा है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अतः ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। तो कवक जो है वो शैवाल को रहने का जगह देते हैं, स्थान देते हैं, जल पोषण देते हैं। वहीं पर बदले में जो शैवाल है प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार करते हैं और कवक को देते हैं। इस तरीके से होता है ये सहजीवी संबंध। मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति की जा सकती है उर्वरक देकर, खाद देकर। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे लगातार खेतों में लगाए जाते हैं, फसल लगाई जाती है, जिसकी वजह से जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब जो वो पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो चीज कैसे पूरी की जाएगी? तो उसको दिया जाता है उर्वरक या खाद के तौर पर, जो किसान छिड़कता है खेतों में। अब उससे क्या होता है, सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में फिर से मिट्टी में मिल जाती है और पौधे फिर से वृद्धि और विकास करते हैं। ऐसे ही सहजीवी संबंध जो है वो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया भी दिखाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर लाइकेन के बारे में पढ़ा, तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है फलीदार सब्जियों के जड़ों में पाया जाता है बच्चों, जिन जड़ों के अंदर वो रहता है और पौधों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो जो पौधे हैं वो पोषण अपना प्राप्त बनाकर वो किसको दे देते हैं? राइजोबियम को। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का उत्पादन करता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी पौधा नाइट्रोजन को सीधे वातावरण से अवशोषित नहीं कर सकता है, उसे नाइट्रोजन जो है जड़ से ही लेना पड़ेगा। अब वो जड़ से लेने के लिए चाहे उसको जड़ में डालना पड़े, किसी को डालना पड़े, या फिर कोई दूसरा बैक्टीरिया तैयार करे। तो वही कह रहा है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो वातावरण के नाइट्रोजन को लेता है और उसको नाइट्रोजन के पदार्थों में परिवर्तित करता है और उसको मिला देता है मिट्टी में। जब नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाता है तो पौधे उसे ले लेते हैं। अब ये नाइट्रोजन वाले जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कहते हैं फलीदार सब्जियों में और दालों की जड़ों में। तो ये कह रहा है चना, मटर, मूंग, सेम या अन्य फलीदार सब्जियों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। यही वजह होती है कि किसानों को बहुत सारे नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं होती है। तो वही कह रहा है यहाँ पर। तो विभिन्न प्रकार के हमने पौधों के बारे में जाना और हमने ये जाना कि किस तरीके से ये जो है विभिन्न प्रकार के पोषण दिखाते हैं। मृतजीवी के बारे में हमने जाना, कीटभक्षी के बारे में हमने जाना, स्वपोषी के बारे में जाना, हमने परपोषी के बारे में जाना। तो लगभग आपने ये पौने घंटे के अंदर, जो इससे पहले की वीडियो थी वो मैंने 1.5 घंटे से प्लस की वीडियो बनाई थी, यानी लगभग 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो थी बेटा, उसको काफ़ी हद तक मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो बातें इसमें छुपी हुई है वो बातें तो आप तक पहुंचानी ही थी, तो इसीलिए टाइम थोड़ा लग गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आ गई होंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डेफिनेशंस की बात करेंगे और भी इससे छोटी जो टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।